नमस्कार। वायर की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वानंद और मेरे साथ वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन हैं। अ, आप सबको पता है, आप पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, आज 9वां दिन है गाजा पट्टी पर इजराइल का हमला जारी है। इजराइल के प्रमुख बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह हमला जारी रहेगा और पूरे जोरों से जारी रहेगा और जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता है इसे रोका नहीं जाएगा। आज संयुक्त राष्ट्र सभा की सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव लेने का प्रयास किया जिसमें युद्ध विराम की बात की गई थी, लेकिन अमेरिका ने उसे वीटो कर दिया। 9 दिनों से चल रहे इस हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें 70 से ज्यादा बच्चे हैं, औरतें हैं। बहुत सारी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। हमें यह भी पता है कि इजराइल ने अल जजीरा समेत कुछ और मीडिया समूहों की इमारतों को ध्वस्त किया है। इजराइल का कहना है कि वह दहशतगर्द हमास के लोगों पर हमला कर रहा है और वे चूंकि सिविलियन लोगों के बीच छिप गए हैं, इसलिए जो मौतें हो रही हैं वो एक तरह से आनुषंगिक हैं या कोलैटरल डैमेज है और वह इसका कुछ नहीं कर सकता। वह यह भी कह रहा है कि वह आत्मरक्षा में यह हमला कर रहा है क्योंकि उस पर हमस ने रॉकेट दागे थे, उसके बाद उसका यह हमला हुआ है। दूसरी तरफ हमस का यह कहना है कि उसने रॉकेट इसलिए दागे कि उसने जो इजराइल को चेतावनी दी थी कि वह अल अक्सा मस्जिद से अपने सुरक्षा बल को हटा ले, वहां से घेरा हटा ले, उसे उसने नहीं माना। इस बार इजराइल के भीतर यानी जेरूसलम और दूसरे इलाकों में फिलिस्तीनियों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है और दुनिया भर में जो लोग फिलिस्तीन और इजराइल को ध्यान से देख रहे हैं वे कह रहे हैं कि यह एक खास बात है, यानी पश्चिमी तट, गाजा पट्टी और जेरूसलम यानी इजराइल के भीतर फिलिस्तीनियों की एकता, उनके जो विरोध प्रदर्शन है उसमें एकता दिखलाई पड़ रही है। तो यह जैसा पश्चिमी प्रेस का एक हिस्सा दिखलाने का प्रयास कर रहा है या भारत में भी मुख्यधारा का मीडिया दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि यह एक द्वंद्व है, दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है और इजराइल दरअसल आत्मरक्षा कर रहा है, क्या यह वह है या यह एक गैर आनुपातिक इजराइल की तरफ से की जा रही हिंसा है, या इजराइल 1948 से फिलिस्तीन की जमीन पर जो कब्जा कर रहा है और उस कब्जे को बढ़ाता जा रहा है और एक तरह से फिलिस्तीन का दम घुट रहा है, यह उस दिशा में ही एक और कदम है। सिद्धार्थ, आप इसे किस रूप में देखते हैं? इसका जो इतिहास है और इसका जो इमीडिएट जो कॉज है, अगर हम पिछले सिर्फ एक हफ्ते की बात करें तो इसमें अवश्य मैं जाना चाहूँगा और हम जाएंगे भी। लेकिन शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा कि कल रात जब मैं सलामती काउंसिल मतलब यूएन सुरक्षा परिषद का डिबेट देख रहा था इस तमाम घटना पे, मैं हैरान था कि इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उनका बयान ये था कि हाँ, बहुत सारे लोग मारे गए हैं इजरायली एयर स्ट्राइक्स में, इजरायली बमबारी में, लेकिन हमको सूचना है कि तकरीबन आधा जो है, आधे लोग वो हमास के लड़ाकू जो मिलिटेंट फाइटर्स हैं। इवन अगर हम इस बात को मान लें कि तकरीबन आधे लोग जो हैं जो इजराइल मार चुका है वो हमास के मिलिटेंट्स थे, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इजराइल खुद कबूल कर रहा है कि आधे लोगों को जो आप मार चुके हैं वो बेकसूर सिविलियंस हैं, उनमें अधिकांश बच्चे हैं, और ये कबूलनामा उनका ये स्वीकार करना कि हमने ये एक तरह से एडमिशन है कि आप वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, क्योंकि आप सिविलियंस को मार के किसी भी तरह से आप इसको जायज नहीं ठहरा सकते। जिस तरह से आप बमबारी कर रहे हैं गाजा पे, अंतर्राष्ट्रीय लॉ के तहत यूज ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अगर हम मान भी लें कि आत्मरक्षा जो है वो इजराइल कर रहा अपना,
हालांकि इस पे बहस हम करेंगे, लेकिन अब अगर हम इसको मान भी लें, आत्मरक्षा का भी एक दायरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून में कि फोर्स जो आप सेल्फ डिफेंस में यूज करेंगे वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, वो टारगेटेड होना चाहिए। और जब आप खुद कबूल कर रहे हैं कि आधा या आधा से ज्यादा जो लोग मर रहे हैं वो सिविलियंस हैं, तो इसका मतलब कि प्रोपोर्शनेट वायलेंस नहीं है, टारगेटेड यूज ऑफ फोर्स नहीं है। और जब यूएस और मुल्क जो है वो इजराइल के आत्मरक्षा की हक की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस क्रूशियल फैक्ट को नजरअंदाज करते हैं और एक तरह से डिलिबरेटली इजराइल की ओर से जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं इसको ये लोग एकदम दरकिनार करके सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, जो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जायज नहीं है। अब अगर हम बात करें कि ये घटनाएं क्यों हुई, मुझे लगता है कि दो चीजों पे खास हमको तवज्जो देना पड़ेगा, जो आमतौर पे मीडिया पे कम से कम जो इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया, हालांकि अब भी मुझे लगता है कि अन्याय का पलड़ा इतना भारी है कि बड़े अखबार और बड़े चैनल्स भी इस बात को कहने लगे, लेकिन हिंदुस्तान में इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है कि शायद हमारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे कि हकीकत ये है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून की नजरों में एक इलीगल ऑक्यूपाइंग पावर है। इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से फिलिस्तीनी जमीनों पे कब्जा जमा चुका है और उस कब्जे को जायज ठहराने के लिए वो अपने खुद के नागरिक, अपने खुद के जो सेटलर्स हैं उनको भेजने की कोशिश कर रहा है, उनको जमीन देने की कोशिश कर रहा है। और अब अगर हम लास्ट 10 डेज की बात करें तो यरूशलेम में, ईस्ट जेरूशलेम जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, जेरूशलेम जो एक ऐतिहासिक शहर है इजराइल पैलेस्टाइन का, जो दो हिस्सों में बटा हुआ था 1948 में, जिसका ईस्टर्न हिस्सा फिलिस्तीनी टेरिटरी माना जाता है। इजराइल ने उसको ऑक्यूपाई किया 67 में, और अब जिन घरों में फिलिस्तीनी परिवार बसे हुए हैं उनको वहां से भगाने की कोशिश कर रहा है और वहां पे उनकी जगह में अपने खुद के नागरिक वहां पे सेटल करने की कोशिश कर रहा है। यही प्रक्रिया जो है वेस्ट बैंक में पिछले 40-50 साल से चल रहा है, जिसके चलते वेस्ट बैंक की जमीनें, वेस्ट बैंक के जो पानी के जो साधन है, स्रोत हैं, उसको जो है इजराइल ने कब्जा कर लिया है। और अब ईस्ट जेरूशलेम पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं मानता कि इजराइल वहां पे एक लीगल फोर्स है, ईस्ट जेरूशलेम आपकी जमीन नहीं है, वहां पे आप गैर कानूनी तरीके से फिलिस्तीनी लोगों को वहां से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ जो है फिलिस्तीनी जो लोग हैं वहां पे खड़े हुए, वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं, उन पे आपने बल प्रयोग किया, वहां पे सैकड़ों लोगों को आपने जो है पुलिस वायलेंस में घायल किया। और गाजा से जो रॉकेट फायरिंग हमास ने किया है, ठीक इस प्रोवोकेशन के चलते ये सब हुआ है। इस पे जरूर बहस हो सकता है कि भाई हमास ने क्यों चलाया, लेकिन हम इस बात को ना भूलें कि पैलेस्टाइन इज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी। अंतर्राष्ट्रीय कानून में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, फिलिस्तीनी लोगों को ये राइट है, ये अधिकार है, और इस राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो एक हथियारबंद अपना जंग भी चला सकते हैं। ये भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत माना गया है। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत फिलिस्तीनी बल प्रयोग भी लीगल होना चाहिए, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। ये गलत है कि सिविलियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि इजराइल ने जेरूशलेम, ईस्ट जेरूशलेम में ये सारा अपना काम शुरू किया, जिसके चलते फिलिस्तीनी जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने ये कदम उठाया। तो सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी क्यों नहीं तैयार है इजराइल को अपने लीगल ऑब्लिगेशंस का पालन करने के लिए। वो जमीन आपकी नहीं है, वो घर मकान आपके नहीं है, आप किस बेसिस पे फिलिस्तीनी परिवारों को वहां से उखाड़ फेंक रहे हैं?
इस पे अगर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने, अगर यूनाइटेड नेशंस ने एक्शन लिया होता तो शायद ये दिन देखने को नहीं आता। लेकिन आपने फिलिस्तीनी लोगों को बेबस लाचार छोड़ दिया, तो जाहिर है कि हमास ने ये कदम उठाए और उसके चलते नेतन्याहू सरकार ने पूरा फायदा उठा के गाजा पे इतनी बेरहमी से अपना हमला शुरू किया, जिससे ऑलरेडी 200 लोग मारे जाने की खबर मिली है। पता नहीं कितने उसमें सिविलियंस हैं, कितने कॉम्बैटेंट्स हैं, लेकिन अगर हम इजरायली बयान, ऑफिशियल बयान को मान के भी चले तो आधा से ज्यादा लोगों को आपने सिविलियंस को मारा है। और इस बात को मुझे लगता है कि कभी हमको भूलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, माफ कीजिएगा, मैं एक और बात रखना चाहूंगा कि इजराइल की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 4 साल में 4 जनरल इलेक्शंस हुए हैं। वहां पे नेतन्याहू अपनी सरकार एक बहुमत के साथ बनाने में लगातार असफल रही है। और आप ये भी जान लें कि नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के बहुत संजीदा चार्जेस हैं। उन चार्जेस वो नहीं चाहते कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चले, और वो अच्छी तरह समझते हैं कि कल अगर उनकी सरकार हट जाए, जो ईस्ट यरूशलेम में इस झगड़े से पहले होने के सारे अंदेशा यही थे कि ऑपोजिशन की सरकार बनने वाली थी, उस सिचुएशन को टालने के लिए आपने ये प्रोवोकेशन किया, आपने ये हमले शुरू किए, ताकि जो एक कानूनी प्रक्रिया इजराइल के अंदरूनी कानून के तहत आपके खिलाफ चलने वाली थी, जिसके चलते आप जेल भी जा सकते थे, उसको आपने टाल दिया। तो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए नेतन्याहू जो वहां इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कदम उठाए हैं। और इस एलिमेंट को भी नहीं भूलना चाहिए कि अपने खुद के बचाव के लिए आपने वॉर क्राइम्स लॉन्च किए, बेगुनाह लोगों को मारा है, सिर्फ इसलिए कि आपकी सत्ता आपके हाथ में रहे। इस पहलू को भी हमको भूलना नहीं चाहिए। हमारे जो दर्शक हैं और श्रोता हैं जो इसको सुन रहे हैं, खासकर मैं हिंदी पढ़ने लिखने वालों की बात कर रहा हूँ, उनमें ज्यादातर लोगों को इसका इतिहास नहीं मालूम और हिंदी अखबार और हिंदी मीडिया की दिलचस्पी भी नहीं है यह बताने में। आपने 1967 का जिक्र किया। 1967 की जंग उसे कहा जाता है, और उसके बाद इजराइल ने अपना कब्जा और मजबूत किया। लेकिन आज मैं पढ़ रहा था और इजरायली लेखकों को ही पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि 68 के बदले हमें 48 की बात करनी चाहिए, क्योंकि 1948 असली साल है जिसमें आपने गैर कानूनी तरीके से फिलिस्तीनियों को खदेड़ा और उस जगह अपना देश बनाया। तो एक तरह से आपने एक देश को ही जलावतन कर दिया और एक नया देश वहां बसा लिया। ये खुद कई इजरायली लेखक कहते हैं। मैं डेविड ग्रॉसमैन को पढ़ रहा था। हालांकि डेविड ग्रॉसमैन कुछ ज्यादा पेचीदा तरीके से बात कहते हैं और वे एक स्तर पर जियोनवाद के समर्थक दिखलाई पड़ते हैं, उससे निकलते हुए भी दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा सख्त रवैया गिडियन लेवी का है और दूसरे लोगों का है, और वे अपने अपने देश को एक अपराधी देश ठहराते हैं। तो यह जो कब्जा है, लेवी जैसे बार बार कहते हैं कि आप यह क्यों नहीं कहते कि गाजा पट्टी दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा कैदखाना है, एक बहुत बड़ा पिंजड़ा है। तो वो कहते हैं ये केज है जिसमें लोग रह रहे हैं जिनको कोई हक नहीं है। और दूसरे यह कि इजराइल दरअसल एक तरह का एक नस्ल भेदी देश है, दुनिया का एकमात्र नस्ल भेदी देश घोषित तरीके से। उसने जो कानून 2 साल पहले पारित किया, उसके मुताबिक इजराइल पहले यहूदियों का देश है। अरबी भाषा का जो आधिकारिक दर्जा था वह भी छीन लिया गया। और इस तरह से जो वहां इजराइल के भीतर, आप अगर औपचारिक रूप से जिसे इजराइल कह रहे हैं, उसके भीतर भी जो अरब हैं वे भी अब प्राय दोयम दर्जे के नागरिक हैं जी। तो इन 2 बातों को भी जरा आप स्पष्ट करें हमारे लिए। जी, देखिए पूर्णानंद जी,
दो किस्म के डिबेट हो सकते हैं। मतलब एक तो कुछ लोगों का कहना, और ये आज के दौर में अधिकांश, मुझे लगता है कि इजराइल के अंदर ये बात उठ रही है कि किन परिस्थितियों में, किन हालात में इजराइल 1948 में बना, और इजराइल के बनते जो है किस तरह से फिलिस्तीनियों को बेघर बनाया गया, उनको अपने घरों से, अपनी जमीनों से भगाया गया। खास तौर पे हम उन इलाकों की बात कर रहे हैं जब हम इस बात को उठाते हैं जो कानूनी तौर पे यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक इजराइल प्रॉपर के अंदर जो जमीनें हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वहां से एक तरह से एथनिक क्लेंजिंग हुई, फिलिस्तीनियों को भगाया गया, और 48 से 67 तक जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी और ईस्ट जेरूसलम का हिस्सा है, जो यूएन के मुताबिक फिलिस्तीनी जमीन मानी गई। हालांकि वहां पे पैलेस्टाइन स्टेट अपने आप को नहीं जमा पाया, वो जॉर्डन के कब्जे में था, इजिप्ट के कब्जे में था। लेकिन 67 के बाद उन इलाकों को अब्जॉर्ब करने की कोशिश की गई, और 67 इसलिए मैं उसको एक वाटरशेड मानता हूं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, यूएन के लेवल पे जो एक तरह से सलूशन माना जा रहा है यूएन रेजोल्यूशंस के तहत, वो ये है कि देखिए, इजराइल 1948 में कैसे बना, क्यों बना, उस पर चर्चा हम कर सकते हैं। लेकिन इजराइल आज के दौर में एक मुल्क है, वो भी एक हकीकत है। सवाल ये उठता है कि उसकी जमीन क्या होनी चाहिए, उसके सरहद क्या होने चाहिए, उसके बॉर्डर्स क्या हैं, और फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन जो है, उसके बॉर्डर्स क्या होने चाहिए। और इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही है 67 से, वो ये इस बात को जो है आमतौर पे दुनिया का हर मुल्क इसको मानता है। कल जब मैं सुन रहा था ब्रितानवी जो एम्बेसडर हैं, उनका भी बयान यूएन में, तो लगभग वो भी मान रही है कि फिलिस्तीनियों को अपने स्टेट इस्टेब्लिश करने का पूरा हक होना चाहिए, और उस स्टेट की जो टेरिटरीज हैं वो वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप एंड ईस्ट जेरूसलम। रही बात कि इजराइल के अंदर जो जिस तरह से नेतन्याहू ने पॉलिसीज को ड्राइव किए हैं, ये जो इजराइल मतलब कि अ स्टेट फॉर जूज, जिसमें जूइश रिलीजन को एक मतलब ये कहना कि अभी तक, मतलब कि 2 साल पहले, 3 साल पहले तक जो वहां की जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी वो ये कि इजराइल एक डेमोक्रेसी, मतलब अपनी, अगर हम सिर्फ अपने उनकी अपनी नागरिक के बारे में बात करें तो वो डेमोक्रेसी थी। वहां पे इलेक्शंस होते हैं, वहां पे उनके जो अरब शहरी हैं वो भी वोट डालते हैं, उनके अपने पार्टीज हैं, पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अब कोशिश की जा रही उनको एक तरह से डीवैल्यू करने का, और अब टेंशन नजर आ रहा है, जैसे इस लास्ट 10 डेज में फिरका प्रस्त जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं इजराइल के अंदर, जो पहले शायद उस तरह से देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो है इजराइल के जो कट्टरपंथी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इजराइल के अपने अरबी नागरिकों को जो है निशाना बना के उन पे हमला जो है करना शुरू हुआ। जो एक तरह से इजराइल के अंदर जो तरक्की पसंद एनालिस्ट हैं, उनका शुरू से ये कहना था कि ये लाजमी है कि ये होगा। अगर आप जितना आप इजरायली डेमोक्रेसी को ख़त्म करेंगे, जितना आप इजराइल एज ए जूइश स्टेट इस लाइन पे जाएंगे, तो इजराइल में डेमोक्रेसी जो है, उनका अपना जो अंदरूनी डेमोक्रेसी, वो ख़त्म हो जाएगा। और लगभग यही हो रहा है। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यूएन का जो कमिटमेंट है कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, एक फिलिस्तीनी स्टेट विद इट्स हिस्टोरिकल टेरिटरीज ऑफ वेस्ट बैंक, गाजा एंड ईस्ट जेरूसलम, ऐसा स्टेट बनना चाहिए, और इजराइल एक तरह से लीगली ऑब्लाइज्ड है कि इस ऑक्यूपेशन को वो खत्म करे। मुझे लगता है कि यही इसी दायरे के अंदर इंटरनेशनल लॉ पे चर्चा होनी चाहिए, जिस बात को इजराइल बार बार नकारने की कोशिश कर रहा है। जमीन मतलब कि जिस तरह से वो सेटलमेंट्स को आगे बढ़ा रहा है। और रही बात कि जिन लोगों को अपने घरों से भगाया गया,
जब फिलिस्तीनी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कहना है कि फाइनल स्टेटस इश्यूज कि एंड में पीस और एक सोल्यूशन तभी कायम होगा जब जिन जिन लोगों को आपने अपने घरों से उजाड़ के फेंक दिया उनको भी अपने घर वापस आने का भरपूर हक होना चाहिए। और इसको मतलब फाइनल स्टेटस इश्यूज बोलते हैं, लेकिन इस बात को इजराइल कभी भी जो है मानने के लिए तैयार नहीं रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन वो लोग घर वापस आ सकते हैं तो हो सकता है कि इजराइल जैसा देश जो जायनिस्ट बनाना चाहते हैं शायद वैसा देश वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी अक्सरियत नहीं होगी। तो इसलिए ये एक सारा जो एक एथनिक अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ नेशनल डेफिनेशन, ये इतना मतलब फिलिस्तीनियों को तो जिंदा खा ही रहा है, लेकिन साथ साथ इजराइल की जो अपनी एक डेमोक्रेटिक पहचान थी वो भी लगभग खत्म हो चुकी है। आखिर में सिद्धार्थ, आखिर के 2 मिनटों में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन का दोस्त रहा है और फिलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष का भी दोस्त रहा है। वह इजराइल का भी मित्र है। इजराइल को उसने मान्यता दी एक राष्ट्र के रूप में। इजराइल से उसकी मित्रता इन पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हुई है। हथियारों की जो खरीदारी है वह इजराइल से इतनी ज्यादा होती है, उसके बारे में बहुत ज्यादा लिखा गया है, चर्चा हुई है। अभी भारत का क्या रुख होना चाहिए और क्या रुख है, और भारतीयों का क्या होना चाहिए? औपचारिक तौर पर भारतीय राज्य क्या करे, लेकिन हम भारतीयों को क्या रुख होना चाहिए? देखिए, औपचारिक जो भारत का जो स्टैंड है, जो पिछले 75 साल से बना हुआ है, वो ये कि पैलेस्टीनियंस हैव अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो अपना स्टेट के हकदार हैं, और इस स्टेट का जो राजधानी है वो ईस्ट जेरूसलम होनी चाहिए। इस मौकिफ पे भारत सरकार बरकरार रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार है या अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी। तो फॉर्मली जो है ये पोजीशन हिंदुस्तान का है और रहा है, और मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान की सरकार इस पोजीशन से हट पाएगा, भले ही बीजेपी चाहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुरक्षा परिषद में आज जहां हिंदुस्तान एक सदस्य है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 देश हैं उनमें से भारत एक देश है उसमें, लेकिन मैं हिंदुस्तान के एम्बेसडर की बातें सुन रहा था पिछले हफ्ते भी और अभी भी, वो स्पष्ट तौर पे कह नहीं पा रहे हैं कि इजराइल का जो हमला है गाजा पट्टी पे नाजायज है। इजराइल जिस तरह से फिलिस्तीनी नागरिकों, ये सिविलियंस पे हमला को टारगेट कर रहा है, ये गलत है, इस पे रोक लगनी चाहिए। भारत एक एब्स्ट्रैक्ट जनरल तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, और साथ साथ जब वो स्पेसिफिक, अगर वो कोई बात स्पेसिफिक रखता भी है तो वो सिर्फ हमास और फिलिस्तीनी रॉकेट्स के बारे में बात कर रहा है। तो हमारे जो राजदूत हैं उन्होंने पहले ही दिन कहा कि इंडिया इज अगेंस्ट द वायलेंस एंड स्पेसिफिकली अगेंस्ट हमास रॉकेट अटैक्स। अच्छा हुआ होता अगर भारत के एम्बेसडर ने इजरायली बॉम्बिंग के खिलाफ भी दो लफ्ज बोले होते, क्योंकि जब 200 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें बच्चे अधिकांश लोग, मतलब 70-80 बच्चे वहां पे मारे गए हैं, हिंदुस्तान का इस बात पे चुप रहना मुझे लगता है कि शोभा नहीं देता। आज भी मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर जो आम लोग हैं वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन अपने जमीन के हकदार बने, उनका अपना मुल्क हो, उनकी अपनी राजधानी ईस्ट जेरूसलम हो, और एक पीसफुल सिक्योर तरीके से वो इजराइल के साथ जिए। हिंदुस्तान के लोगों की यही ख्वाहिश है और दुनिया के लोगों की यही ख्वाहिश है मुझे लगता है। और लेकिन भारत का इसमें क्या रोल होगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत सत्य बोलने से घबरा रहा है, क्योंकि वो समझता है कि इजराइल के साथ जो रिश्ते बना चुका है वो रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, अगर हम रूस और इजराइल के रिश्ते देख लें या चीन और इजराइल के रिश्ते देख लें, वो रिश्ते हिंदुस्तान और इजराइल के रिश्तों से कोई कम नहीं है। उनके भी अच्छे सियासी ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी ये मुल्क जो हैं यूएन में और फोरम्स में सच्चाई बोलने से कतराते नहीं हैं।
तो अच्छा ये होगा कि भारत सरकार भी अपनी आवाज उठाए, भारत के लोगों की जो ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को आगे बढ़ाते हुए ये कहे कि भाई इजराइल जिस तरह से फिलिस्तीनी लोगों को निशाना बना रहा है ये नाजायज है, ये इलीगल है, इस पे फौरी तौर पे रोक लगनी चाहिए। और इजराइल के जो अपने इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस हैं कि वो इस इलीगल ऑक्यूपेशन को खत्म करें और जो जमीन फिलिस्तीनियों की है वो जमीन आप उनको लौटाएं। भारत, मुझे लगता है कि इस बात पे बार बार भारत को अपनी आवाज उठानी चाहिए, जो आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि सरकार इतना डायरेक्टली और इतना जो है फर्म तरीके से रखना चाहता है। बहुत शुक्रिया। बेहतर हो, जैसा आपने कहा कि भारत पारंपरिक तौर से न्याय के पक्ष में और सत्य के पक्ष में जैसे रहा है, वैसे अभी भी साहस के साथ उस बात को कह सके। फिलिस्तीनियों का आज़ाद रहना, उनका बराबरी के हक के साथ रहना, उनके अपनी ज़मीन पर रहना और उनका एक मुल्क के तौर पर उनके वजूद का रहना जिसकी अपनी सरहदें हों, जिनमें उनकी अपनी संप्रभुता हो, यह पूरी दुनिया की शांति के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसलिए भी कि तभी शायद हम अपने आप को एक नैतिक विश्व कह पाएंगे। अन्यथा जब तक फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा रहेगा इजराइल का, इजराइल भी एक नैतिक देश नहीं रहेगा और हम लोग भी जो खुद को इजराइल का मित्र कहते हैं और फिलिस्तीन का मित्र होने का भी दावा करते हैं, हमारी नैतिकता में भी कोई कमी रहेगी। तो राजनयिक मजबूरियां जो भी हों, कूटनीतिक मजबूरियां जो भी हों, सत्य के आग्रह को छोड़ना और नैतिकता से विचलित होना हमारे लिए उचित नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। हम दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे वायर को देखना, पढ़ना और उसे आर्थिक तौर पर सहयोग करना भी जारी रखें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।